हेलो प्यारे बच्चों, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं योगेश कुमार आज क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं, जिसमें आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर एमसीक्यू का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं तब भी यहाँ से आते हैं, और कंसेप्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही बनते हैं। तो इसके फिनोमेना के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये? हमारे पास एक मेटल है, ठीक, ये हमारे पास क्या है? एक मेटल है। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर क्या है? इनसाइड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। हमने क्या किया, हमने कोई भी लाइट इस पे इंसिडेंट करा दी, हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ की लाइट क्या की, यहां पे मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? मेरा इजेक्ट हुआ या इमिटेड हुआ। मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इमिटेड हुआ। जब मैंने यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना दिया हुआ है? एच म्यू, तो इसकी वजह से यहां से कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इमिटेड हुए, ठीक। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दी थी वो क्या थी मेरी? हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। या तो हम हाई फ्रिक्वेंसी दें या फिर हम लो वेवलेंथ का यूज करें, ठीक। हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए या लो वेवलेंथ होनी चाहिए। अब इसकी पूछा जाता है 1 मार्क्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये तो हो गया हमारा डायग्राम, ठीक। तो व्हेन अ रेडिएशन ऑफ अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, व्हेन ए रेडिएशन ऑफ high frequency or low wavelength is incident on the metal surface, then electron may be emitted, so this phenomena is known as photoelectric effect। यही phenomena हमारा क्या कहलाता है? photoelectric effect कहलाता है। क्या किया था हमने कि हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ की जो रेडिएशन ऑफ लाइट थी उसको मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराया, और जैसे ही मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराया तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। जरूरी नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, मे बी सम इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही इमिटेड होंगे, ठीक। तो यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया था। और ये जो लाइट दी जा रही थी ये कैसी लाइट थी? हमारी यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर डाली गई या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किया गया, ठीक। तो इस फिनोमेना को हमने क्या कहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था। अब इसमें क्या हुआ था कि कई लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था, जैसे हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन अलग था। हर्ट्ज इन्होंने 1887 में अपना ऑब्जर्वेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। इन्होंने 1887 में अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उसके बाद आए हॉलबॉक्स, हॉलबॉक्स ने अपनी थ्योरी बताई। फिर आए लिनार्ड, लिनार्ड ने भी अपनी थ्योरी बताई। उसके बाद आए थे हमारे आइंस्टीन साहब, ठीक है। आइंस्टीन साहब ने ही न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसकी पूरी जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस थी उसको बताया था 1905 में, और 1921 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और लिनार्ड ने जो अपनी थ्योरी बताई थी वो 1900 के समथिंग बताई थी, ठीक। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग फिनोमेना बताए गए। तो सबसे पहले हर्ट्ज ने क्या किया था? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा कि जब एक आर्क लैंप ली थी, क्या ली थी? एक आर्क लैंप ली थी, और उसे मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर वहां से उन्होंने उस पर हाई वोल्टेज जैसे यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट उन्होंने उस इलेक्ट्रोड्स पे गिराए, उस मेटल के सरफेस पे जैसे ही गिराए थे या इंसिडेंट कराए थे, फॉल कराए थे, और वैसे ही जो हमारे वोल्टेज थे वो इंक्रीज हुए, और वो आर्क लैंप क्या है? चमकने लग गई थी। आर्क लैंप क्या था? चमकने लग गई, जिसकी और उन्होंने कह दिया कि इस आर्क लैंप से एक तरफ से
कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या कुछ पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं दूसरे तरफ के इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये कोई नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये थ्योरी दी थी हर्ट्ज ने। हॉलबॉक्स ने क्या किया था, उसके बाद एक जिंक की प्लेट ली, ये जिंक की प्लेट है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, जिंक की प्लेट ली और इसको कनेक्ट कर दिया था इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया था, इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। और इस जिंक की प्लेट पे यूवी लाइट जो थी हमारी इलेक्ट्रोस्कोप, और इस पे फॉल कराया किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को या अल्ट्रावायलेट लाइट्स को। तो उन्होंने जैसे ही जिंक की प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल कराया या इंसिडेंट कराया, तो यहां से जो नेगेटिव चार्ज थे वो तो पार्टिकल्स के क्या मूव कर रहे थे, और ये प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हुई। फिर से इन्होंने और अल्ट्रावायलेट लाइट्स का रेडिएशन कराया, तो ये जिंक की प्लेट क्या थी, पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज होती जा रही थी। इसका मतलब उन्होंने क्या देखा कि कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई जिंक की प्लेट से कोई पार्टिकल्स निकल रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहां से जाते हैं जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करते हैं जिंक की प्लेट पे। ये किसने बताया था, हॉलबॉक्स ने बताया था। ये किसने बताया, हॉलबॉक्स ने। उसके बाद आए हमारे लेनार्ड साहब। कौन आए, लेनार्ड, ठीक। लेनार्ड ने पहले भी थ्योरी दी थी, लेकिन 1900 में आके इन्होंने जो नेगेटिव, अब तक हमारा क्या चल रहा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि इनका नाम नहीं आया था। 1897 में आके सर जे थॉमसन ने हमें नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। किसने, सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, एक इन्होंने क्वार्ट्ज का बल्ब लिया, ठीक। यहां पे कैथोड, यहां एनोड, और इसको एक माइक्रो अमीटर के साथ कनेक्ट किया, और यहां इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, और ये क्या है, हमारा माइक्रो अमीटर है। क्या है, माइक्रो अमीटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी करंट इसमें फ्लो करेगी उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस एमीटर का यूज करते हैं। बैटरी सप्लाई देने के लिए, पोटेंशियल देने के लिए बैटरी का यूज करते हैं। ये मेरी कैथोड थी, ये एनोड, ठीक है। ये मेरे क्या है, प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट और मेटल प्लेट। तो इन्होंने क्वार्ट्ज का, ये क्वार्ट्ज बल्ब था, ठीक, क्वार्ट्ज का ये बल्ब था। अब इन्होंने क्या किया, इस पे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन थे वो फॉल कराए, किस पे, कैथोड की प्लेट पे, ठीक। इस पे नेगेटिव चार्ज होता था, इस पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इन्होंने इंसिडेंट कराया यूवी रेडिएशन को, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले जो कहां जा रहे थे, हमारे किसकी तरफ जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे थे। एनोड की प्लेट की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाते हुए ऐसे जाते जा रहे थे और फिर से कैथोड पे ही आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हुए तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गई। क्या हो गया, करंट फ्लो कर गई। तो इसी करंट को क्या कहा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया था। क्या कहा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या फ्लो कर रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही थी। जैसे ही हमने एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव रखा, कैथोड पोटेंशियल को नेगेटिव रखा, और जैसे ही पोटेंशियल अप्लाइड किया तो अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन जब कैथोड पे कराया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हुए कैथोड से एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हुआ, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। क्या कहते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इमिटेड होते थे, इनको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो करने लग गई, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। ये किसने बताया था हमें, लेनार्ड ने बताया था। अब आगे चल के क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की गई। लेनार्ड, मिल्कन और
हॉल बॉक्स, तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना के बारे में। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करेंगे। ये हमारे पास एक कैथोड है, ठीक, कैथोड की प्लेट है, और ये हमारे पास एक एनोड की प्लेट है, ठीक है ना। अब यहां पे एक वैक्यूम ट्यूब है मेरे पास, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब बोल सकते हैं या एक क्लोज चैम्बर्स भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज चैम्बर्स भी कहते हैं या वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। इसमें एक क्वार्ट्ज की विंडो लगी रहती है, ठीक है, जहां से हम अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती है उनका रेडिएशन कराते हैं। यहाँ पे एक सोर्स दे रखा है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है, क्योंकि जब हमें अगर फोटोन पे एक ही टाइप की वेवलेंथ देनी होती है तो हम इस सोर्स का यूज करते हैं। ये कैथोड की प्लेट है, ये एनोड की प्लेट है। इसको मैंने क्या किया, एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेरा अमीटर लगा हुआ है, इसको मैंने एनोड के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव। ये होता है डायग्राम हमारा, और इसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक। और ये मेरा क्या है, अमीटर है। अकॉर्डिंग टू द एससी वर्मा सर की बुक में यही डायग्राम दे रखा है, ठीक। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इस अमीटर को जोड़ा, यहाँ पे वोल्टेज को लगाया, उसके बाद एक रेहो स्टेट और कनेक्ट कर सकते हैं यहीं से, यहां से क्या कर सकते हैं, रेहो स्टेट भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं, क्योंकि जितना भी रेजिस्टेंस है उसको हम नेगलेक्ट, वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको नेग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैंने एक पोटेंशियल डिवाइडर लिया, ठीक, सपोज कीजिए ये पोटेंशियल डिवाइडर है, इसको हमने इसके साथ जोड़ा, और यहाँ पे एक की का यूज कर सकते हैं, किसका, की, ठीक। इसके बाद ठीक है ना, हाई टेंशन जो भी है, इस तरीके से हम इसके भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। इस तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव रखो, इसको नेगेटिव रखेंगे, है ना। अब इसको मैंने HTV, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ठीक। ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी है। ये रोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है, जो रोस्टेट होता है हमारा, इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हम इतना ही डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब यहां से हमने क्या बात की, ये कैथोड की प्लेट है, ये एनोड की प्लेट है। जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात थी हमारी क्या, जो क्वार्ट्ज विंडो, ये हमारी क्या होती है, क्वार्ट्ज विंडो होती है। इसको हम क्या कहते हैं, पहले इसके पार्ट्स पता होने चाहिए, क्या क्या हमने ऑपरेटर्स यूज किए हैं। क्वार्ट्ज विंडो है, और ये क्या होता है हमारा, एविकेटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक, या क्लोज चैम्बर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, क्लोज चैम्बर। कैथोड जो होती है हमारी वो क्या होती है, एक एमिटर प्लेट होती है, याद रखना है, कैसी प्लेट है, एमिटर प्लेट है, कैथोड इज अ एमिटर प्लेट, ठीक। और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट भी होती है, कैसी प्लेट होती है, फोटो सेंसिटिव मेटल्स की प्लेट होती है, ठीक। इसके अलावा जो एनोड है ये कैसी प्लेट है हमारी, कलेक्टर प्लेट है, कैसी प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, और इसको हम मेटल प्लेट भी कहते हैं। एनोड को क्या कहते हैं, मेटल प्लेट भी कहते हैं। सोर्स जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स है, क्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स है हमारा, क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स है। क्यों इसका यूज करते हैं, जिससे हम फोटोन की एक ही टाइप की वेवलेंथ यहाँ पे यूज
कर सके, एक ही टाइप की जो वेवलेंथ है उसका यूज कर सके। अमीटर करंट मेजर करने के लिए, बैटरी आपको पता ही है। और क्वार्ट विंडो क्यों यूज कर रहे हैं? जिससे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो यहां से आसानी से पास हो सके। ठीक, अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना, इस सोर्स लाइट से अल्ट्रावायलेट लाइट्स, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था उसको हमने इंसिडेंट कराया मेटल प्लेट पे। इंसिडेंट किस पे करा रहे हैं? ये जो सरफेस की प्लेट है, या ये बोल सकते हैं एमिटर प्लेट पे, जैसे ही हमने अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन कराया तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से, एमिटर प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। सम इलेक्ट्रॉन्स आर मे बी एमिटेड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिटेड हुए, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे थे? एनोड की तरफ जा रहे थे, यानी मूव टुवर्ड्स द कैथोड एनोड प्लेट, मूव टुवर्ड्स द एनोड प्लेट। ठीक, तो एनोड द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? यहाँ कलेक्ट किए जा रहे थे, कलेक्ट किए जा रहे थे। अब हमने क्या किया, माना सबसे पहली चीज, एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। हमने जो एनोड का पोटेंशियल था वो क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे अप्लाई कर दिया विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द, तो इलेक्ट्रॉन मूव कहां कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स एनोड प्लेट, एनोड प्लेट की तरफ क्या कर रहे थे? जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव्स कर रहे थे, और यहीं से फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पास होने लग गए, और इस एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल सर्किट पे पास होके वो कहां पे फिर से बैक हुए? कैथोड के पास बैक हुए। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो की, तो जब ये करंट फ्लो करेगी, ठीक, जैसे ही इस करंट ने फ्लो किया तो इस करंट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस प्लेट, इस एक्सटर्नल सर्किट में जो भी करंट फ्लो की, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुए थे तो इस करंट, यहां एक करंट फ्लो हो रही थी, तो इस करंट का नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक करंट था। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे थे इनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना होने के बाद यहां से एक करंट फ्लो हुई थी जिसका नाम क्या दिया गया था? करंट फ्लो होने की वजह से क्या नाम दिया उसे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। पहला कंसेप्ट ये था हमारा, पहली एनालिसिस क्या की गई? यही की गई। ठीक, तो ये फर्स्ट एनालिसिस थी। अब हमने क्या किया कि जब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कैथोड और एनोड के बीच में कोई ना कोई स्पेस होगा। कैथोड और एनोड के बीच में क्या है? कोई ना कोई स्पेस होगा, और स्पेस है तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें रिपल्स कर रहे होंगे, और कैथोड की तरफ फिर से फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। जैसे ही हमने देखा यहां से इलेक्ट्रॉन गया, फिर बैक हुआ तो कैथोड पे आया, बैक कैथोड पे हो रहा था, तो फिर से जैसे ही लाइट गिरती थी तो कोई फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहा था। ठीक, तो ये किसकी वजह से था? स्पेस चार्ज की वजह से। जब इसमें स्पेस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। ठीक, अब सेकंड कंसेप्ट में क्या किया हमने, इस बैटरी जो लगी थी इसमें जो एनोड का पोटेंशियल था उसको और इंक्रीज कर दिया। एनोड पोटेंशियल जो था, पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को जैसे ही हमने इंक्रीज किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या किया? इंक्रीज किया। जैसे इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकलने लग गए। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? और बढ़ गए। ठीक, मोर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड हुए, जिसकी वजह से हमारी फोटो करंट जो थी वो इंक्रीज कर गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्टेड होने लग गए। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। एनोड की तरफ क्या हुए? बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट होने लग गए। ठीक, अब जैसे ही एनोड अट्रैक्ट होने लग गए तो एनोड के अट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ हमारा? एनोड तो अट्रैक्ट होने लग गए, तो नंबर ऑफ फोटो करंट यानी
फोटो करंट इंक्रीज करने लग गई। क्या हुआ इस केस में, जो फोटो करंट है वो क्या हो गई हमारी, इंक्रीज करने लग गई। ठीक, अब इतना करने के बाद क्या किया, एनोड पोटेंशियल को और इंक्रीज कराया। एनोड पोटेंशियल को हमने और इंक्रीज कराया। तो एक ऐसा टाइम भी आती है, एक ऐसी सर्टेन लिमिट आती है जहां पे करंट हमारा कांस्टेंट होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक, और एक टाइम पे आके जो हमारा करंट था वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहेंगे। कैसे, देखिए मान के चलिए मैंने पहले 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो मेरी जो करंट आ रही थी 10 माइक्रो एम्पियर। 20 वोल्ट का पोटेंशियल दिया 15 माइक्रो एम्पियर। 30 वोल्ट का पोटेंशियल दिया 20 माइक्रो एम्पियर की करंट आ रही है। अब मैंने 40 वोल्ट का पोटेंशियल दिया 25 माइक्रो एम्पियर हुआ। फिर मैंने 50 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो अब 25 माइक्रो एम्पियर ही आई। फिर मैंने देखा 60 वोल्ट 25 माइक्रो एम्पियर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे पहले, लेकिन एक सर्टेन ऐसी लिमिट आई कि मैं एनोड के पोटेंशियल को तो इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन मेरी जो करंट है वो कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जब ये करंट कांस्टेंट हो गई तो इसी करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसी करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आगे की टॉपिक की। तो इससे क्या निकल के आया कि अगर हम एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव है हमारा और इस पॉजिटिव को हम कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पे आपकी फोटो करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसकी वजह से क्या हुआ, फोटो करंट कांस्टेंट हो गई। हम एनोड पोटेंशियल को और इंक्रीज कर रहे हैं तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन थे कैथोड से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे इजेक्टेड हो गए थे। तो इसी करंट को हमने क्या नाम दिया, सैचुरेटेड करंट नाम दिया। कैसे, क्योंकि जब हम अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन कराते हैं, किसी भी यूवी लाइट्स का रेडिएशन कराते हैं तो कोई मेटल होता है, मेटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान के चलिए सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, केवल 11 इलेक्ट्रॉन्स ही इस प्लेट से बाहर कर सकता है। ठीक है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते, तो इसकी वजह से जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी या फोटो करंट थी वो कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। और इस फोटो करंट को क्या कहा गया था, सैचुरेशन करंट कहा गया था। अब हमने देख लिया कि पोटेंशियल हमने पॉजिटिव में बढ़ाया, बढ़ाते जा रहे हैं, करंट वहां पे क्या हुई, फोटो करंट इंक्रीज कर रही थी। हमने जब देखा कि एनोड पोटेंशियल था हमारा, एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव में, फोटो करंट क्या कर रही थी, IPC लिख दे रहे इसको, ठीक है, इंक्रीज कर रही थी। अब हमने क्या किया, इस एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव किया। ठीक, इस एनोड पोटेंशियल को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। और जैसे ही मैंने देखा तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे लेकिन ये कैसी प्लेट हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिपल्ड कर रहे होंगे। जैसे ही मैंने एनोड पोटेंशियल नेगेटिव दिया, एनोड पोटेंशियल क्या किया था, जैसे ही मैंने नेगेटिव दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन हुआ। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए, रिपल्ड करने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिपल्ड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेरी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, मींस अगर मैंने मान के चलिए -10 वोल्ट दिया तो मेरी करंट आ रही 5 माइक्रो एम्पियर। मैंने यहाँ पे -20 वोल्ट दिया तो करंट आ रही है 3 माइक्रो एम्पियर। मैंने फिर से यहाँ पे -30 वोल्ट दिया तो मेरी करंट आ रही है 1 माइक्रो एम्पियर। फिर मैंने -40 वोल्ट दिया तो करंट आई मेरी 0 माइक्रो एम्पियर। करंट कितनी आ रही है, 0 माइक्रो एम्पियर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकालते हैं,
काइनेटिक एनर्जी है मेरी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर निकल रहा है और इस प्लेट पे आ रहा है, यानी एनोड प्लेट जब नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 0 होगी। इसके वर्क के अगेंस्ट में कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। इसके वर्क के अगेंस्ट में क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी हम यूज करते हैं तो जो वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगता है। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल वी भी लिख सकते हैं या ई वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई वी। अब ये सीखेंगे हम, यहां से ई वी नॉट आएगी, क्या आई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको ही हम क्या कहते हैं आगे चल के, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव रखा विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो इसकी वजह से कैथोड्स में से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे वो रिपल्ड कर रहे थे एनोड की तरफ, क्या हो रहा था, रिपल्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज कर रही थी। हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया। अब हमने क्या किया, एनोड पोटेंशियल जो था मोर नेगेटिव, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश की। तो एक ऐसी स्टेज भी आई जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना क्या हो गए, स्टॉप्स हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्लो में स्टॉप्स हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्टॉप्स हो जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी भी आती है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं गए, यानी वहीं पे स्टॉप हो गए। तो इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। जहां पे करंट हमारी स्टॉप्स हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं, तो उस पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टॉप पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के होता है, तो 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, सॉरी बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट के लिख सकते हैं यहां से, ठीक। क्योंकि वर्क डन जो होता है Q इंटू बी के होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्यू बी के, ई वी नॉट के इक्वल हो गई। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 हो रही थी जब नेगेटिव की तरफ जा रही थी, और काइनेटिक एनर्जी का जब हम यूज कर रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क कर रही थी, ठीक। तो ये थी हमारी पूरी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट द्वारा क्या क्या लॉ निकल, क्या क्या हमारे वेरिएशन हुए, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कस है हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। और यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, और यहां से ही इस पूरे लॉ की जो चर्चा हुई थी वो यहीं से क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। क्या क्या निकल के आता है, क्या क्या फर्क पड़ता है इसमें। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या था, जब हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर मान के चलिए कोई लाइट है और उसकी इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, और नंबर ऑफ फोटोन्स भी, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इसकी वजह से हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है पीईसी, वो भी क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुए, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे इसकी वजह से, तो हमारा फोटो करंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका जो ग्राफ होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको मैं आई से डोनेट कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
एंड दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये क्या है? अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? लीनियरली आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? लीनियरली आएगा। तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या निकल के आया? पहला कंसेप्ट क्या निकल के आया यहां पे? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड per second, emitted number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, तो इससे क्या निकल के आया? पहला जो कंसेप्ट निकल के आया था, जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हुई थी, तो उसमें देखा इंटेंसिटी लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट था। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए, उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और फिर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज करता है। तो इन दोनों का जो ग्राफ आता है वो लीनियरली आता है, कभी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता था? ठीक, तो हमने देखा था जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल के आ रही थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक, ई वी नॉट के थी, किसके इक्वल थी? ई इंटू वी नॉट के इक्वल थी। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो किसके इक्वल आ रही थी हमारी? इसके इक्वल आ रही थी। अगर बी नॉट निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन किसके होगी? हमारे ई के होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये हमने इससे पहले जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बताई थी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज यू डूइंग द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब वहां बताया था। तो अब हमें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। जब हमने पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल रखा था तो करंट हमारी क्या कर रही थी? जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट इंक्रीज कर रही थी, और जैसे ही हमने, तो ये सैचुरेशन करंट आ रही थी। इस केस में क्या आ रहा था? सैचुरेशन करंट आ रही थी, एक जगह आके कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एनोड पोटेंशियल है, जो हमने अब तक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की है उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ भी हमारे यूज होंगे। ठीक, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीईसी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग क्या आती है, क्या जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करेंगे, या पॉजिटिव पोटेंशियल मान लिया या नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल था तो मेरी जो करंट थी वो कितनी हो गई थी? जीरो। कहां पे आके? नेगेटिव पोटेंशियल। और वैसे करंट क्या हो रही थी? इंक्रीज कर रही थी इस तरीके से, यहाँ पे भी इंक्रीज करके एक टाइम पे क्या हो गई थी? जो करंट थी ग्रेजुअली इंक्रीज तो कर रही थी, लेकिन आगे चल के ये क्या हुई? जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे थे तो हमारी जो करंट थी वो कांस्टेंट हुई। करंट कैसी हो गई? यहाँ कांस्टेंट हो गई। तो इसी करंट को हमने क्या नाम दिया था? सैचुरेशन करंट दिया था, जहां पे हमारी करंट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। जैसे जैसे पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे तो करंट तो हमारी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जहां पे हमारी जो करंट है सैचुरेशन करंट, सॉरी जो करंट है फोटो करंट, वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ऐसे ही जब हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे थे तो नेगेटिव पोटेंशियल देने पे क्या हो रही थी? फोटो करंट डिक्रीज कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए फोटो करंट क्या हो रही है मेरी? डिक्रीज कर रही है। इस तरह से ले जाएंगे तो फोटो करंट यहाँ पे डिक्रीज करेगी। ठीक है ना।
तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट था जब हमने नेगेटिव वैल्यू दी। तो इसी पार्ट को क्या कहा गया था, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया था। ठीक, इसी पार्ट को क्या कहा गया है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया है। तो इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट्स होता है पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। और इस पे क्या इफेक्ट रहता है ये हम देख चुके हैं, कैसा इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज होती है, बट डज नॉट बिकम जीरो, जीरो नहीं होती है। हमने जब नेगेटिव पोटेंशियल की बात करी, फोटो करंट डिक्रीज तो कर रहा था, ठीक, डिक्रीज के साथ साथ करंट भी डिक्रीज हो रही थी, तो वो जीरो ना होके जीरो एट जीरो पोटेंशियल पे, बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल पे जीरो नहीं होगी कभी भी करंट, ये याद रखना है। इट डज नॉट, ये कंसेप्ट याद रखना, एक मार्क्स में पूछा जाता है, इट डज नॉट जीरो एट जीरो पोटेंशियल। जो फोटो करंट है जीरो नहीं होती है किस पे, जीरो पोटेंशियल पे, चाहे हम कितनी भी जो पोटेंशियल है उसको डिक्रीज कर लें, फोटो करंट डिक्रीज होगी, लेकिन जीरो पोटेंशियल पे कभी भी करंट जीरो नहीं होती है। तो इससे क्या शो हुआ, अगर यहाँ पे एक्सेलरेटिंग जो एक्सेलरेशन है उसका एब्सेंस है, तो फ्यू जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ प्लेट तक पहुंचने में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो मैनेज करते हैं। उनकी जो प्लेट की काइनेटिक एनर्जी है वो तो कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे, कैसे भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहां तक पहुंच गए, जब हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हुई थी जिस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसे क्या कहा गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया था। पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमारी कोई करंट जीरो हो जाती है तो उसे क्या कहा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया। जैसे मैंने -10 वोल्ट लिया, -20 वोल्ट लिया था, -30 वोल्ट लिया, मान के चलिए यहाँ 5 आ रही है, यहाँ 3 माइक्रो एम्पियर की फोटो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ 0 माइक्रो एम्पियर हो गया, यानी पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, करंट जीरो हुआ है। तो याद रखना क्या है, इट डज नॉट जीरो एट जीरो पोटेंशियल। ठीक, ये सबसे बड़ा इफेक्ट था किसका, पोटेंशियल होना फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। अब इसके बाद बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट की बात करें अगर हम, किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी एक ग्राफ देखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल में, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकल के आया था, जितनी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की थी वो थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप द फोटो करंट, जो फोटो करंट है उसको स्टॉप कर दे, इतना स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होता है एनोड पोटेंशियल। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट कर दिया और फिर से इसको इंसिडेंट कराया सेम फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी कैसी थी, सेम फ्रिक्वेंसी रखी। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट कराते वक्त फ्रिक्वेंसी कैसी रखी, सेम फ्रिक्वेंसी रखी। जब हम इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन कराते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी पे क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन करा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी कैसी है हमारी, बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी है। ठीक, अब इससे क्या होगा, जब हमने सेम फ्रिक्वेंसी रखी और हम इसका इंसिडेंट कराएंगे तो इस केस में क्या होगा, अब हमने फ्रिक्वेंसी सेम रखी, इंसिडेंट रेडिएशन भी करा रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, हायर टू हायर इंटेंसिटी का यूज करेंगे। कैसी इंटेंसिटी यूज करेंगे, हायर इंटेंसिटी यूज करेंगे। मान के चलिए जैसे I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक, इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे इंटेंसिटी को हाई किया, तो इस केस में क्या होगा। ठीक, अब यहां से निकालेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ बनाया था सेम ग्राफ आएगा। देखिए ये क्या है हमारा, एनोड पोटेंशियल है जो पॉजिटिव है, ये पूरा एनोड पोटेंशियल होता है, इसमें पॉजिटिव और रिटार्डिंग पॉजिटिव प्लस वोल्ट। ठीक, ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। मैंने सेम फ्रिक्वेंसी से हायर इंटेंसिटी की एक लाइट दी, या पहले जिस तरह से ये ग्राफ हमने पहले बना चुके हैं ऐसे ही
फिर से मैंने I2 इंटेंसिटी के लिए यूज किया। अब ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जब सेम है तो पोटेंशियल भी इसका कैसा होगा, सेम होगा। पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम ही रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहां से हमने क्या देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी I1 इसकी इंटेंसिटी थी, I2 इसकी इंटेंसिटी थी, I3 इसकी इंटेंसिटी थी, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हुआ, इंक्रीज रहा, सेम फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी कैसी थी इसकी, सेम थी। तो इससे क्या निकल के आया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इंटेंसिटी पे। तो यहां से एक पॉइंट क्या निकल के आया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इज इंडिपेंडेंट टू द इट्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक। जब हमने सेम फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन पे दी थी और इंटेंसिटी हायर ली थी, तो इससे क्या निकल के आया कि उसका पोटेंशियल सेम ही रहेगा, पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर लें। ये सेम फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जब हमने सेम फ्रिक्वेंसी पे इंसिडेंट रेडिएशन करा है और इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है, तो इससे क्या निकल के आया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है हमारी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इज इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज independent of the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। किस पे इंडिपेंडेंट है, ये भी इंसिडेंट रेडिएशन पे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंडिपेंडेंट है। तो यहां से क्या, अगर हम सेम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं तो इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, सेम पोटेंशियल सेम फ्रिक्वेंसी देने पे अगर हम हायर इंटेंसिटी ले रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक। इसमें क्या था कि अगर हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं और रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं ईच फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग एडजस्ट करके, तो हमने क्या देखा था, जो हमारी सैचुरेशन करंट थी पॉजिटिव पोटेंशियल में वो कैसी थी, सेम थी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसका, एनोड पोटेंशियल का, पीईसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, एनोड पोटेंशियल का। अब मैंने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या बोला अभी कि मैंने अलग अलग फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट किया, जैसे ही अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे देखा कि जो मेरी एनोड या पॉजिटिव पोटेंशियल पे जो सैचुरेशन करंट था वो कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था। मींस कहने का मतलब है ये मेरा -BO1 -BO2 -BO3 और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग ली, तो जो पॉजिटिव पे सैचुरेशन करंट आएगा वो कैसा आता था, सेम आता था। ये सैचुरेशन करंट है, ठीक। जीरो से ग्रेजुअली क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जैसे ही हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले गए तो ये एडजस्ट हो गया किसके साथ, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ एडजस्ट हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से इसके ये जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, इसको भी हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था B3, B2, B1। इसकी जो सैचुरेशन करंट थी वो सेम रहेगी। सैचुरेशन करंट क्या थी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे भी जो सैचुरेशन करंट थी वो सेम आ रही थी। हमारी जो भी सैचुरेशन करंट थी वो कैसी आ रही थी, यहाँ पे सेम आ रही थी, यानी ये आगे चल के कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सैचुरेशन करंट कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी। तो इससे हमें क्या पता लगा, जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उनके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, बड़े होते जा रहे हैं और रिटार्डिंग पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा होता जा रहा है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, कंप्लीटली स्टॉप्स कर देंगे। तो यह कंसेप्ट यहां से निकल के आया कि द ग्रेटर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द ग्रेटर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी हम जब इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे, ठीक, इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। कैसे, एंड हेंस ग्रेटर द रिटार्डिंग पोटेंशियल, एंड हेंस ग्रेटर इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल, ग्रेटर इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यही हमने क्या है, हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये जो नेगेटिव होता है इसको रिटार्डिंग कहते हैं और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। रिक्वायर्ड टू सच स्टॉप्स टू कंप्लीटली, या स्टॉप्स टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली, स्टॉप्स टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली, यही इस ग्राफ द्वारा इम्प्लीवाइज हुआ था। जैसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, तो क्या हुआ था, आपने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन था पॉजिटिव पोटेंशियल पे जो लग रहा था, तो उसका जो सैचुरेशन करंट था अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे भी सेम था। अलग अलग जब हमने फ्रिक्वेंसी दी तब भी कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था। जबकि रिटार्डिंग पोटेंशियल को भी यहाँ पे बड़ा किया गया, ग्रेटर हो रहा था, ग्रेटर फ्रिक्वेंसी यूज की गई और ग्रेटर ही हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई। ठीक, ये ग्राफ किसका था, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एनोड पोटेंशियल, किसके रूप में, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताया गया। तो यहां से एक चीज और निकल के आई थी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लीनियरली इंक्रीज करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन का। लेकिन इंडिपेंडेंट किस पे रहती है, इंडिपेंडेंट किस पे रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया था, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, जैसे हमने इंक्रीज किए, इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंक्रीज क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ ये इंक्रीज कर रहे थे, एंड ठीक है, रेडिएशन के साथ इंक्रीज कर रहे थे। व्हाट इज इंडिपेंडेंट टू इट्स इंटेंसिटी, इनकी जो इंटेंसिटी थी रेडिएशन की उन पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया। तो ये भी बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के, यानी म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे,
तब बताया जाएगा कैसे होती है, कब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन ने जो अपनी थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो 1905 में दी थी। 1905 में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। इन्होंने प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके बेस्ड पे अपनी थ्योरी दी थी। किसके बेस्ड पे दी थी? प्लांक्स क्वांटम्स थ्योरी के बेस्ड पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। प्लांक क्वांटम्स की जो थ्योरी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, उस थ्योरी के बेस्ड पे ही आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइट और पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉल नहीं करते हैं, बल्कि वो डिस्क्रीट में फॉल करते हैं। पहले एक पार्टिकल यानी एक फोटोन मेटल सरफेस पर गिरेगा, फिर उसके बाद दूसरा फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेगा। इस तरह से जब लाइट का रेडिएशन हो रहा होता है तो वो किसकी फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। लाइट किस फॉर्म में होती थी? डिस्क्रीट फॉर्म में होती थी। ये किसने बताया था? प्लांक्स ने बताया था फोटोन के लिए। ठीक, तो अब इससे क्या निकल के आया कि जितने भी हमारे फोटोन होते हैं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जब बात करते हैं, जब हम यूवी लाइट को रेडिएट कराते हैं या उसका रेडिएशन कराते हैं, इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पे, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो निकल के आती है, प्रत्येक फोटोन के लिए अपनी खुद की एनर्जी होती है, तो वो क्या होती है? एच म्यू होती है। क्या होती है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू। ठीक, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होता है मेरा? एच म्यू होता है। और डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। फोटोन हमेशा किस में होता था? किसकी फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म में होता था, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब दो कंसेप्ट हमें समझने हैं यहाँ पे। पहले, अगर हमारी जो सप्लाइड एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ठीक, तो उससे ये गारंटी नहीं है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के आए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए। हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा हो तो उसने कोई ना कोई अपनी एनर्जी लूज कर दी हो, कि वो किसी पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड कर दे, जहां पे वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकता है। ठीक, तो हो सकता है उसकी वजह से वो बाहर ना आए। तो इससे क्या निकल के आया? जब भी हमें सप्लाइड एनर्जी देनी है, कोई भी सप्लाइड एनर्जी देंगे, यानी जब हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन कराएंगे, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? फाई के, यानी वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या है? मेटल पे डिपेंड करता है। मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सरफेस। तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते थे? वर्क फंक्शन। तो इस केस में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन मे बी आउट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन मे बी आउट, इलेक्ट्रॉन क्या है? हो सकता है आउट हो जाए, जब हमारी सप्लाइड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन की। ठीक, अब मैंने क्या किया, अगर E इज ग्रेटर देन फाई के है, तो मे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा। इलेक्ट्रॉन्स में comes with some kinetic energy, या कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो हो सकता है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आए। कम्स आउट विद सम काइनेटिक एनर्जी, या ये लिख सकते हैं विद काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आए। कैसे? मान के चलो जो हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन देते हैं वो भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, वर्क फंक्शन है वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो वेस्ट एनर्जी होगी कोलाइड करने पे वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन द्वारा काइनेटिक एनर्जी निकलेगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी। इसको मैंने सेम रखा सबके लिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहा हूं मैं। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। सपोज कीजिए ये मैंने वैल्यू ली।
अब मेरे पास क्या है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन हुआ, ठीक। बेस्ट उसने कुछ भी नहीं की, तो वो स्पीड के साथ जाएगा, बहुत ही स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन है काफी दूर तक एमिट होगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने कोलाइड, जब आयंस के साथ कोलाइडिंग हुई तो वहां पे बेस्ट कर दिए उसने, ठीक। तो उसके पास कितना बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बाहर आएगा। अगले में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब बेस्ट उसने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसके मतलब वो केवल मेटल के सरफेस पे आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा जस्ट केवल मेटल के सरफेस पे ही रहेगा, ज्यादा दूर तक इमिट नहीं होगा, ठीक। अब मैंने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसने बेस्ट कर दी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बाहर नहीं आएगा। तो यहां से एक चीज निकल के आई, वर्क फंक्शन को जब हमने पढ़ा था तो यहां से एक पार्ट निकल के आया, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है या तो वो 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो E-5 के इक्वल होती है। किसके होती है, E-5 के। और ये रेंज किसने निकाल के दी थी, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने इसके बारे में हमें बताया था। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वहां से ये पार्ट निकल के आया था कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस पे जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 मान के चलिए ये मेटल सरफेस है मेरे पास, और ये वाली जो एनर्जी है अगर ये मेरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और ये जो मेटल है इसका जो वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अगर यही मेरी जो फाई होता, मान के चलिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे मैंने ले लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सप्लाइड एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाई कितना है 5.65, यानी प्लेटिनम का मेटल बना हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट्स नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लाइड एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है। और सप्लाइड एनर्जी कैसी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉन को एमिशन करा सकते हैं। तो यहां पे ही आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था, जब हम किसी भी मेटल पे एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, ठीक। जरूरी नहीं है सारे ही फोटॉन्स निकलते हों, कुछ फोटॉन्स होते हैं, ठीक, जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन रहती है किसके, वर्क फंक्शन की, और तभी वहां से जब ग्रेटर देन वर्क फंक्शन के होगी उसकी एनर्जी, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था उसके बाद, देखिए इसके बाद आइंस्टीन ने बताया था कि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर हम कोई भी एनर्जी सप्लाई करते हैं या एनर्जी का रेडिएशन कराते हैं, किसी भी मेटल सरफेस पे, ये मेटल सरफेस है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, मान के चलते हैं यहां पे मैंने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया, किस एनर्जी के साथ, एच म्यू। फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, एच म्यू, इंसिडेंट कराया फोटोन को, तो इसकी वजह से यहां से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ बाहर आएंगे। जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लग सकती है तो उसके साथ ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हुए, हमारे बाहर आ गए या इजेक्ट हो गए। और प्रत्येक फोटोन इजेक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ ही फोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और हमें क्या याद रखना है, E ऑलवेज इज ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, वर्क फंक्शन के, E इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला गया, एनर्जी जो इंसिडेंट हुई, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जब बात करते हैं कि कौन से रेडिएशन के साथ हमारी जो एनर्जी है यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, पहले इसकी बात करेंगे, इजिकल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसका जो वर्क फंक्शन होता है, तो ये हो गया हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। और ये हमने पढ़ा था, ये एच म्यू के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी 12 mv² मैक्सिमम,
प्लस वर्क फंक्शन फाई के इक्वल होता है। वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? फाई के। ठीक, और फाई इजिकल टू हमने पढ़ा था एच म्यू नॉट। अब ये जो म्यू नॉट आ गया ये क्या होता है हमारा? इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला किसका है? वर्क फंक्शन का। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन। ठीक, या इसको ये लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू किसके हो गया मेरा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई के। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई। और जो रेंज बताई गई थी अभी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की, वो क्या बताई थी? 0 टू ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन टू, किससे लेस देन होना चाहिए? ई माइनस फाई से लेस देन होना चाहिए। यही हमारी क्या है? आइंस्टीन द्वारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताई गई थी, यही हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस होती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो ये क्या होती है हमारी? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब हमारी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू पे लेस होती है किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो वहां से कोई भी हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिटेड नहीं होते। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? वो उनका एमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है मेटल एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मेटल पे। किस पे? नेचर ऑफ द मेटल ऑफ एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है। अब इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर हमें एमिट कराने हैं, इलेक्ट्रॉन में भी एमिटेड, तो हम क्या करते थे? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कैसे एमिट कराएंगे, क्या करेंगे? क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा, क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ग्राफ बनता है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी। और ये टर्म फॉर द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में बताया जा रहा है। तो जब हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक केस था हमारा जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन किसके है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के है। लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के है। तो इस केस में क्या होता है? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो इमिट नहीं कर रहे होते। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एट ऑल। जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या कोई सर्टेन मिनिमम वैल्यू के ये जब लेस देन होती है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमारा नहीं होता है इस केस में। तो इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है? जो काइनेटिक एनर्जी है फोटॉन्स की वो कैसी होती जाती है? नेगेटिव होती जाती है। ठीक, तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग तो होता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल या ग्रेटर देन होनी चाहिए। एनर्जी सप्लाइड इज द ग्रेटर देन ऑफ द वर्क फंक्शन। एनर्जी हमारी एच म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई के होता है। ठीक, म्यू किसके इक्वल मान सकते हैं? ग्रेटर देन किसके होगा? फाई अपॉन एच के होगा। ठीक है, फाई इज द वर्क फंक्शन, एच इज द फ्रीक्वेंसी प्लांक कांस्टेंट, एंड म्यू इज द क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमारा लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते थे। अब मुझे क्या है फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या किया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखी म्यू नॉट इज इक्वल टू फाई अपॉन एच। ठीक, म्यू नॉट इज इक्वल टू फाई अपॉन एच। ये मेरी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। म्यू नॉट को क्या कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू फाई अपॉन एच के आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी जो मैक्सिमम होती है वो किसके इक्वल होती थी? मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई के। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी होती है मेरी एच म्यू
फाई की क्या होती है, एच म्यू नॉट। ठीक, तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। और मैंने जब इसको कंसीडर किया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को, तो यहाँ पे जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ के लिए इक्वेशन लेते थे, तो यहाँ पे स्लोप देखेंगे, y का इंटरसेप्ट कौन वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या माना, यहाँ मैक्सिमम माना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम y पे है और x पे क्या आ रहा है मेरा, म्यू, यानी जो फ्रिक्वेंसी है वो, ठीक, म्यू। अब यहाँ पे देखा मैंने फ्रिक्वेंसी के बाद h इज द स्लोप, तो h मेरा क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा। और वर्क फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है, तो वर्क फंक्शन मेरा क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव होगा। इस तरह से ये जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये म्यू नॉट की वैल्यू होगी। ठीक, ये किसकी वैल्यू होगी, म्यू नॉट की। यानी यहाँ पे जो म्यू है, म्यू नॉट से कैसा होगा, बड़ा होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। और फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप निकल के आएगा इसका, वो क्या आएगा, हमारा स्लोप क्या होगा, एच के इक्वल होगा। स्लोप किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। और इतना पार्ट जो होगा, नेगेटिव पार्ट, ये किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू माइनस एच म्यू नॉट। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बारे में, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे। यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी, तो वेवलेंथ इनवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो द मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत पड़ती है वहां वेवलेंथ में। ठीक है ना, तो अब इसका भी अगर हम बनाएं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का भी डायग्राम यहां बना सकते हैं। इक्वेशन चेंज हो जाएगी, जो ई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ यूज हो रही है, तो एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक, तो 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, 1 अपॉन लेमडा, और ये 1 अपॉन लेमडा हो गया वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही रखेंगे इसमें। ठीक है, यहां से वर्क फंक्शन नेगेटिव पे ही आ रहा है हमारा, नेगेटिव से ही है, तो नेगेटिव से यहाँ पे आके ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्क फंक्शन। और इसका जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, मेरा स्लोप एस सी। इसमें जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, एस सी। और ये क्या हो गया, मेरा वर्क फंक्शन हो गया। और यहाँ मुझे 1 अपॉन लेमडा नॉट मिल रहा था। ठीक, सेम ग्राफ होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये किसके लिए बताया गया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए बताया गया। ठीक, ये थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसके लिए हम इस तरह से ग्राफ को बनाते हैं। अब बात करेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ बना सकते हैं ग्राफ को, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। ठीक, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये दो ग्राफ और देखते हैं, इसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या वेवलेंथ की। इसके बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, ये हमने पढ़ा था। ये काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के इक्वल आती है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसको ई माइनस फाइव लिख सकते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई वी लिख सकते हैं। ठीक, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है, तो एच म्यू अपॉन ई माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता था, एच म्यू नॉट के। ठीक, और ये किसके इक्वल होती है, एनर्जी, ये भी एच म्यू के इक्वल होती है। दोनों ही एनर्जी है एक तरह से, ठीक है ना, एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी भी है, ये भी एनर्जी है, यही तो आइंस्टीन ने बताया था हमें। अब इस इक्वेशन को मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ क्या किया, कंपेयर किया, तो यानी आउटपुट क्या होगा मेरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इनपुट क्या बनेगा, x के साथ कंपेयर करोगे v। ठीक,
फ्रिक्वेंसी क्या होगी मेरी। अब इस ग्राफ को बनाएंगे, वर्क फंक्शन कैसा है, यहाँ पॉजिटिव बहुत नेगेटिव है, तो जब वर्क फंक्शन नेगेटिव है तो यहां तक ये आएगा, तो दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक। और उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली क्या है, यहां से इंक्रीज कर रहा है, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या निकल के आएगा, h/e, स्लोप इज द h/e, और दिस इज अ वर्क फंक्शन। ये किस किस के बीच में ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसे ही अगर वेवलेंथ की बात करें तो V0 इजिकल टू मैंने निकाला था E/phi माइनस phi/e, ठीक। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे hc/λ होता है मेरा E लैम्डा माइनस sc/e लैम्डा नॉट के इक्वल हो गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आई, इस इक्वेशन के इक्वल आएगी, ठीक। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ, ये V0 है, ये मेरा लैम्डा है, तो यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c से देखेंगे तो वर्क फंक्शन मेरा फिर से नेगेटिव है, ठीक। ये वर्क फंक्शन होगा मेरा, यहाँ नेगेटिव से शुरू होगा, और ये मेरा क्या होगा 1/λ0 के, ये किसके आएगा 1/λ0, और ये क्या है मेरा 1/λ है, और इसका जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा sc/e, sc/e इज द स्लोप, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा इसमें, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, क्या होता है, हर्ट्ज, लिनार्ड और मिल्कन, इसके अलावा हॉलबॉक्स, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया, तीनों ने क्या मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हमने इंसिडेंट ऑफ लाइट वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ था, लीनियरली ग्राफ, उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में क्या ग्राफ होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बारे में बताया, ठीक। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट एनोड पोटेंशियल में जब इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे थे, सेम फ्रिक्वेंसी पे इंसिडेंट करा रहे थे अलग अलग इंटेंसिटी को, तब क्या हो रहा था उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अलग अलग फ्रिक्वेंसी लेके हमने इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक ग्राफ बनाया, ठीक। उसके बाद हमने आइंस्टीन की इक्वेशन के बारे में बताया। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड रेडिएशन के बारे में पढ़ा। अब इन सभी से मिलके एक पूरे कंसेप्ट निकल के आए, 4 एक्सप्लेनेशन निकल के आए थे। वो एक्सप्लेनेशन क्या क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन थे, पहला एक्सप्लेनेशन निकला था जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज कर रही होती है लीनियरली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ। व्हाट इंडिपेंडेंट रहती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, इंडिपेंडेंट किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, दूसरा जो पॉइंट था कि अगर मेरा म्यू इज ग्रेटर देन μ0 है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन किसके है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के है। कहने का मतलब है दिस इज, अगर ये पार्ट दे रखा है तो इस केस में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के होता है। और सैचुरेशन करंट भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के होता है, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती थी, इसी केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये कब था, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के है, ठीक। अगर मान के चलिए मैंने ये लिख दिया, अगर ये केस आपसे पूछ लिया जाए तो इस केस में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं था। इस केस में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है वो पॉसिबल नहीं रहता है, इसके बारे में हमें पता लगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट एक और पता लगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक। और
जब इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा होता है मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो टाइम लगता है वो कितना होता है 10⁻⁹ सेकेंड, तुरंत जाता है। ठीक, 10⁻⁹ सेकेंड के साथ जाता है। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। इस केस में क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो था वो पॉसिबल नहीं था, इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये सारे इफेक्ट और फिनोमेना निकल के आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। यहां से पता लगा था कि जो लाइट होती है वो हमारी कैसी है, पार्टिकल नेचर की है। यहां से क्या पता लगा, जो रेडिएशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल नेचर का रेडिएशन बिहेव कर रहा है। तो ये था हमारा पूरा पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो हमारा ये नेचर ऑफ रेडिएशन का पार्ट फिनिश हो चुका है। अब बचा हुआ है केवल मैटर वेव्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे।